मैं हरियाणा बोल रहा हूं। मेरे नाम का अर्थ भगवान का निवास होता है। अपने नाम के अर्थ को सार्थक करने में मैं कामयाब भी रहा था। वैदिक से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मेरी धरती पर पाए जाते हैं। ये बताने के लिए काफी है कि देश की संस्कृति से मेरा नाता पुराना है। सुन लो रे सारे लोग लुगाइयो, माता बहनों मेरे भाइयों, कुरुक्षेत्र की धरती पे भाई साला पाट गया रे साला पाट गया। कुरुक्षेत्र की वो धरती भी मेरे ही यहाँ है, जहाँ धर्म की रक्षा के लिए युद्ध हुआ। अंततः जीत धर्म की हुई। मेरी धरती से ही कृष्ण ने गीता का उपदेश भी दिया, जिसमें फल की चिंता किए बगैर कर्म करने की सीख थी। वक्त आगे बढ़ा तो देश की तरक्की में मेरा योगदान भी बढ़ा। 60 के दशक में जब देश में हरित क्रांति आंदोलन का रूप ले रहा था, उसमें भी मैंने योगदान दिया। मेरे खेतों की हरियाली केवल मेरी नहीं थी, वो पूरे देश की थी। एक तरफ जहां मैं विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा, दूसरी तरफ समाज के अलग अलग वर्गों को साथ रखने में भी मैं कामयाब रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस धरती पर रहने वाले लोगों को आगे बढ़ने के हर अवसर दिए गए। बर्फ से ढकी सियाचिन की चोटी से लेकर रेगिस्तान और समुद्री किनारों पर देश की रक्षा में मेरे वीर योद्धाओं ने खुद को समर्पित कर दिया। एंगेज टारगेट ओवर। 1 राउंड गन फायर। बैटरी टारगेट नंबर 1 थ्रो। नंबर 1 फायर। नंबर 1 फायर। ये सब कुछ है हरियाणा की धरती पर, जिस पर मुझे गर्व था। लोगों के चेहरे पर छाई हुई खुशी देखकर मेरा सिर ऊंचा हो जाता था। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऊंचाई के जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूं, कामयाबी के उस पर्वत की तलहटी में कोई सेंध लगा देगा। चंद लोगों की असामाजिक सोच ने आज मेरे चमकदार मुकद्दर को ग्रहण लगा दिया। आज मैं खुद को अंधकार में पा रहा हूं। सरकार जाटों को आरक्षण का जो भरोसा दे रही थी, वो टूट गया। दो पक्षों के बीच बातचीत का दौर थमा तो फासले बढ़े। उस फासले ने तकरार को जन्म दिया। मैं हर उस पल का गवाह हूं। मैंने वो भी देखा किस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर बातचीत को एक टेबल पर रखने की कोशिश की गई। और उस पल का भी मैं गवाह बना जब बातचीत ने बहस का रूप लिया और उस बहस ने सारी सीमाएं तोड़ दी। लाठी जिसकी भैंस उसकी। जिस दबाव से ये सरकार को, कभी केंद्र सरकार को, कभी प्रदेश सरकार को चुनौतियां दे रहे हैं, जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी ये लोग उन लोगों को शायद भूल गए हैं जिन लोगों ने इनको सर आंखों पे बिठाया
उनका ख्याल ना करके सिर्फ और सिर्फ आरक्षण को पाने की लालसा में इतने उतावले हो चुके हैं कि इनको ना प्रदेश को जलाने की, ना प्रदेश के प्रति प्यार की कहीं भाषा कोई दर्शाई जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री की और 23 खापों के प्रतिनिधियों की जो आज बातचीत हुई है उसका कुछ ना कुछ सकारात्मक परिणाम जरूर निकलेंगे और उन्होंने अपने आंदोलन को भी 31 मार्च तक स्थगित करने का आश्वासन दिया है। आज मीटिंग में मुख्यमंत्री से हमारी पूरी खुल के बात हुई है और जो हमने तथ्य उनके सामने रखे, जो उन्होंने हमारे को बातें बताई, उसके आधार के ऊपर एक कमेटी का गठन किया गया है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता के अंदर, जो 31 तारीख तक पॉजिटिवली तौर के ऊपर वो जाटों को आरक्षण दिए जाने के पक्ष में जो भी बातें होंगी सारी कंसीडर कर लेंगे और हमें उम्मीद है कि सरकार का जो माइंड है वो पॉजिटिव है। अब जाट सड़कों पर थे। चौदह फरवरी के बाद से मेरे यहाँ बहने वाली हवाओं में एक बेचैनी महसूस होने लगी। वो हवा पहले मन को भाती थी, अब उसमें घुटन भी शामिल हो रही थी। शुरुआत रेल की पटरियों से हुई, जहां कई ट्रेनों को रोक दिया गया। पटरियों से सड़क पर आया आंदोलन। मेरी धरती पर लगे पेड़ अब तक लोगों को तेज धूप से बचाते थे, अब उन्हें काटा जाने लगा। उन्हीं पेड़ों से सड़कों को जाम किया जाने लगा। आरक्षण चाहिए, जो हमारा अधिकार है उसके लिए हमने जाम लगाया है। हमें सरकार से बस आरक्षण चाहिए, जाट आरक्षण, यही हमारा मेन मुद्दा है। तो जाम नहीं खोलेगा, कब तक जाम नहीं खोलेगा? जाम नहीं खोलेगा और हर जगह जाम लगेंगे, हर गांव में लगाएंगे। आप बताइए रेलवे ट्रैक से हटने को तैयार क्यों नहीं है? हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक यहाँ पे आके हमको आरक्षण नहीं दिया जाए। हम यहाँ से नहीं हटेंगे, बिल्कुल। हम सरकार से आमने सामने टक्कर लेंगे, हम लड़ाई करेंगे पूरी। आरक्षण की मांग में एक शोर शामिल होने लगा। रोहतक, सोनीपत, हिसार, भिवानी, झज्जर में लोगों के चेहरों के हाव भाव बदल रहे थे। शरीर के हाव भाव में जो मेल मिलाप दिखाई देता था उसमें बदलाव आ रहा था। जिस 36 बिरादरी को मैंने अब तक संभाल रखा था उसके बीच विभाजन की एक लकीर शामिल हो रही थी। मैं हैरान था, दुखी भी था, चिंता भी हो रही थी, लेकिन एक भरोसा अब भी कायम था। अपनी धरती के उन नीति निर्माताओं पर मुझे यकीन था कि हालात ज्यादा नहीं बिगड़ेंगे। जिस असंतोष ने एक बेचैनी लाई है मेरे समाज के बीच, उसे दूर कर लिया जाएगा। ये हरियाणा सरकार पहले भी उनके प्रतिनिधियों से बात करके इस बात का विश्वास दिला चुकी है कि सरकार सामाजिक और आर्थिक न्याय के पक्ष में जाट समाज को भी ये सुविधा मिले, हमेशा से रही है। महज खोखला भरोसा नहीं था ये। अपने 50 साल के इतिहास में मैंने कई उतार चढ़ाव देखे, सत्ता के बदलाव को देखा था, चेहरों को बदलते देखा था, हालात बनते बिगड़ते देखे थे।
इस बार भी हालात बिगड़ रहे थे, इसलिए उम्मीद थी कि जो कुछ बिगड़ा है उसमें सुधार भी होगा। लेकिन मैं गलत साबित हुआ। 36 बिरादरी के बीच विभाजन की लकीर गहरी हो गई और हालात बिगड़ गए। रेल की पटरियों पर धरना देना, और सड़क बंद करना पुरानी बात हो गई, क्योंकि अब पूरे शहर को बंद करने की शुरुआत हो गई। अलग अलग जिलों में जो शोर हो रहा था वो चंडीगढ़ तक पहुंचा, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। नारों में आरक्षण की मांग दब गई और डर ने पूरे हरियाणा को अपने आगोश में ले लिया। मैं तो बस देख सकता था, देख भी रहा था। लेकिन उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो बहुत कुछ करेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि हालात पुराने दिनों की तरह बन सकें। एक मूक रजामंदी दे दी गई उन लोगों को। ऐसा लग रहा था कह दिया गया हो कि तुम्हें जो कुछ करना हो कर सकते हो, हम कुछ नहीं करेंगे। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैंने जब मनोहर लाल खट्टर को शपथ लेते हुए सुना तो सुकून हुआ था कि मैं सुरक्षित हूं। मैं रामविलास शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं कैप्टन अभिमन्यु ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं ओमप्रकाश धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं अनिल विज। मैं योजना बना रहा था इनकी अगुवाई में आगे बढ़ने की, देश की तरक्की में नई इबारत लिखने की, भाईचारे का संदेश देने की, क्योंकि मेरे पास अपने फर्ज पर कुर्बान होने वाले पुलिस अधिकारी थे। सरकार ने आर्मी को बुला लिया है, जो हम 8 जिलों में आर्मी को बुला रहे हैं। रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, भिवानी, जींद, हिसार और कैथल, इन जिलों में आर्मी को बुला लिया गया है। इस भरोसे को काफी यकीन के साथ दिया गया था, लेकिन जब आरक्षण की मांग आग के शोले में बदली तो पुलिस का ये भरोसा चंडीगढ़ की दहलीज के बाहर नहीं निकल सका। मेरे राजधानी में बैठकर आला अधिकारियों से लेकर आला नेता तक ये कहते रहे कि किसी को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, और दूसरी तरफ हरियाणा सुलग रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिप्टी कमिश्नर्स, जिला उपायुक्तों के माध्यम से जितने भी ये आंदोलनकारी जहां जहां आंदोलन कर रहे हैं, बातचीत करने के लिए उनके प्रतिनिधियों को कल अपने मुख्यमंत्री निवास चंडीगढ़ में 1 बजे निमंत्रण भी भेजा है। चंडीगढ़ में हाई लेवल मीटिंग की सरगर्मी बढ़ रही थी। और रोहतक से लेकर झज्जर तक चिंगारी विकराल आग में बदल रही थी। रोहतक में सरगर्मी कुछ अलग थी, क्योंकि पूर्व सीएम से लेकर मौजूदा सीएम तक इसी शहर से हैं। मेरी लाचारी देखिए, जब मेरे रोहतक को जलाया जा रहा था तब पूर्व सीएम
भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में थे और मौजूदा सीएम मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ में। सरकार का अपना दायित्व है कि हम कानून व्यवस्था को हर दृष्टि से बनाए रखेंगे और किसी को भी किसी प्रकार के व्यवधान की छूट नहीं देंगे। हर प्रकार की अपील की है। मैं मानता हूं कि आज की इस अपील के बाद, जो कि विपक्षी नेताओं ने भी सरने की है, सरकार ने भी की है, इसका असर आज होना चाहिए और आज ये एजिटेशन समाप्त होना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूं। सबका यही मानना था तकरीबन कि इसकी जिम्मेवारी जो विरोधाभासी बयान आते रहे हैं उन नेताओं की वजह से है, जो स्थिति एकदम विस्फोटक हुई है। सीएम सिटी दंगाइयों और लुटेरों के कब्जे में असहाय, बेबस और लाचार होकर कराह रही थी। कम से कम नहीं तो 40 लाख रुपए का खर्चा है इस दुकान के ऊपर। कहां से दूंगा, कहां से ब्याज दूंगा? सरकार ने क्या करना है? कुछ नहीं करना है सरकार ने। कोई मुआवजा नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना, कोई ब्याज नहीं देना, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। मैंने सारा कर्ज लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, अच्छे स्कूलों में बच्चे उनकी, ये भी नहीं, अब फीस कैसे भर पाऊंगा? कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि आर्मी पहुंच चुकी है, न्यूज में आर्मी आ चुकी है, हम सामान भी नहीं निकाल पाए। टोटली चुकती, हमारा 1 रुपया भी हमारे पास नहीं है। टोटल कितना नुकसान हुआ? हमारा लगभग 1.5-2 करोड़ रुपया हमारा नुकसान हो चुका है। सारा मैं कर्जा ही हो गया। मैंने कंपनियों से पैसा ले रखा था, अब वो भी घर में फोन कर रहे हैं। क्या करूं मैं, किस तरफ जाऊं? केवल सरकार और प्रशासन की साख ही खत्म नहीं हुई मेरे घर में, उस खाप का वजन भी कम हो गया जिसकी पंचायतों का फैसला लक्ष्मण रेखा माना जाता था। जिन गांवों में भाईचारा हो जाता है, वहां के हर लड़के और लड़कियों के बीच भाई बहन का रिश्ता होता है, जिनके बीच शादी नहीं हो सकती। गांव के जिस भाईचारे और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने का संकल्प खाप में दोहराया जाता है, जलते हरियाणा के बीच वो भाईचारा भी अग्नि की भेंट चढ़ गया। हरियाणा की तरक्की को देखना, जो इन्होंने ये आज कदम उठाया है, ये बहुत ही गलत है। कभी एक बिरादरी सारे देश को आगे नहीं ले जा सकती। और ये जो भरपाई है, 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान है, ये कई सालों में जाके पूरा होगा। और जो बेघर हो गए हैं, वो बहुत ही शर्मनाक बात है। जिनका कोई रोल नहीं था, उन लोगों को नुकसान पहुंचाया गया है। कितना आसान होता है कर्तव्य की शपथ लेना और कितना मुश्किल होता है उसकी कसौटी पर खुद को साबित कर पाना। मैंने तो इस हरियाणा में वो सब कुछ किया जिससे देश के हर कोने से इसकी तरफ सम्मान की निगाहें उठें। लेकिन उम्मीदों की उन निगाहों को मेरे ही लोगों ने नीचा कर दिया।